हौसलों के हौसलों के तर्कस में हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में। हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हां, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हम सब कुछ भी हार जाएंगे, लेकिन एक जिद जो आपके जीतने की है, वो अगर आपने अभी तक नहीं हारी और कभी भी नहीं हारी, तो एक दिन आप सब कुछ हार कर भी जीत जाएंगे। जी हाँ बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2, जिसके शेष रहे जो क्वेश्चन है वो आज हम पूरे करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न आपका पक्का आता है। पक्का और पक्का इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन 100% आपको नजर आएगा। जितने भी आपके एग्जाम हुए उनमें आप पेपर उठा करके देख लो, उन पेपरों में यहां से एक प्रश्न पक्का आया हुआ है। इसलिए ध्यान करना, अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल और बिल्कुल यहां से आप 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जीआरपी एजुकेशन कहता है इस बार 100 पार, इस बार 100 पार। इसलिए प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ जीआरपी एजुकेशन आपके लिए लेके आया है एक बार फिर से वही हौसलों से भरी क्लास जिसकी आपको उम्मीद थी। बढ़ते हैं अपनी जिद की ओर। जिद की ओर। जिद रहना जरूरी है, अपनी जिद पे अड़े रहना जरूरी है। आपकी जिद क्या है? इस बार 100 पर। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ये। आज के वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला आपके लिए। जिसने नहीं देखा वो पछताएगा। क्या? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र कितना है? 2-3 है। ज्ञात करना है बी के निर्देशांक। क्या? हाँ, बी के निर्देशांक ज्ञात नहीं करना भाई, बी के निर्देशांक दे रखे, ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। चलो, उत्तर नंबर 7। ठीक है, बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए बी वृत्त का व्यास है। तो दिया क्या है आपको? दिया है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कितना है? व्यास बराबर ए बी। वृत्त का व्यास क्या है? ए बी, जिसका केंद्र क्या है? केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? 2-3 है। बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक कितने हैं? 1-4 है। 1-4 है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ए के निर्देशांक। ए के निर्देशांक। ये चीज तो आपको सब कुछ दिया गया था, ज्ञात करना था, वो है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें सवाल समझ में आता है कि सवाल में दिया क्या है, करना क्या है। आप मान लो कि ऐसा मान लो कि ऐसा कुछ होगा, वो एक वृत्त इस प्रकार का होगा, व्यास उसका ए बी बताया है, तो वो बिल्कुल केंद्र से गुजर रहा होगा, क्योंकि व्यास वृत्त के केंद्र से ही गुजरता है। ये लो भी वृत्त का केंद्र, ये व्यास हो गया ए बी। ये व्यास क्या हो गया? ए बी। चलो मैं ए बी यहीं रख देता हूं। ए बी वृत्त का व्यास हो गया।
केंद्र क्या उसका केंद्र को हम O कह देते हैं और उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 माइनस 3। ठीक है, B के निर्देशांक हमारे पास है 1 और 4। A के निर्देशांक हमारे पास नहीं है भी, A के निर्देशांक हमारे पास नहीं है, तो उनको मान लेते हैं कि उनके निर्देशांक A B होंगे, ऐसा माना है हमने। ठीक है, इतना मैटर आपको दे रखा है, हमें पूछा A के निर्देशांक, चलो मानते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं, केंद्र यानी व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है, मध्य बिंदु केंद्र होता है। इसका मतलब यही हुआ कि इस ए बी का मध्य बिंदु क्या है, O है। आ रही बात समझ में? तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये तो दोनों जुड़ने वाले हो गए, जिनको हम x1 y1 कहते हैं, ये x2 y2 हो गया, और इन ए बी रेखाखंड को O क्या कर रहा है, काट रहा है, इसलिए ये क्या है, x और y है। ठीक है, और कितने अनुपात में काट रहा है, 1:1 में काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु है, तो यहां अनुपात की कोई वैसी जरूरत भी नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए बी का मध्य बिंदु O है, इसलिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ऐसा ही होता है ना। अब देखो x क्या है, काटने वाले के निर्देशांक, तो क्या आपके पास x का मान है, बिल्कुल आपके पास x का मान कितना है, 2 है। ये देख लो, वैसे मैंने संकेत भी डायग्राम में भी दे रखा है। x1 यहाँ क्या है, a है, x2 क्या यहाँ 1 है बट्टे में 2 तथा के तथा y का y, y1 क्या है यहाँ, y1 b है, सॉरी ये देखो y का मान आपके पास है b कितना है, -3 है, और y1 कितना है, y1 आपके पास b है ही, और y2 कितना है, y2 4 है, और बट्टे में कितना हो गया 2। ठीक है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, वज्र गुणा कर लो, एक को इनसे गुणा करेंगे तो a + 1 बराबर 2 को 2 से क्या कितने हो गए 4, a को यही रहने दें, 4 के 4 प्लस का 1 r चश्मा के माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर कितने हो गए 3, a बराबर कितना हो गया 3, तथा ये वाला देखो, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b + 4, 2 को -3 से किया तो कितने हो गए -6, b को यही रहने दें, -6, ये प्लस के 4 r चश्मा के माइनस के हो जाएंगे, तो b बराबर माइनस के कितने हो गए 10, b बराबर -10, अर्थात बिंदु A के निर्देशांक क्या है, बिंदु A के निर्देशांक हमने क्या माने थे, A बिंदु के निर्देशांक हमने AB माना था, तो हमारे पास A का मान कितना आया था 3 और B का मान हमारे पास आ गया 10, तो बिंदु A के निर्देशांक कितने हो गए 3 - 10। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, क्या कमी रहेगी, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ये सवाल दोहरा देता हूं। आपको वृत्त का व्यास दिया था ए बी, केंद्र कितने, केंद्र के निर्देशांक हमारे पास थे, ये देखो केंद्र के निर्देशांक 2 - 3 है, बी के निर्देशांक भी थे, लेकिन हमारे पास व्यास के सिरे ए के निर्देशांक नहीं थे जो हमें ज्ञात करने। ये डायग्राम हमने बना लिया और ए बी ए वृत्त का व्यास हो गया क्योंकि केंद्र से गुजर रहा है और पहला पॉइंट है, इसलिए इसे x1 y1 कह देंगे, जिसके निर्देशांक हमारे पास नहीं, हमने ए बी मान लिया।
बी के निर्देशांक 1 4 दे रखा है, दूसरा बिंदु है, इस वास्ते x2 y2 मान लिया। और जो ए बी रेखा है, व्यास तो है ही, ये रेखाखंड तो है ना, तो इसके बीच का बिंदु क्या है, O है, अर्थात केंद्र है, जिसके निर्देशांक 2 -3 दे रखे हैं। और मध्य बिंदु यानी काटने वाला हो गया, ये काटने वाले को क्या कहते हैं, एक्स वाई, क्या कहते हैं, एक्स वाई। अब हमें पता चल गया कि ए बी का मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु वाला हमने सूत्र लगा दिया। ठीक है, क्या आपके पास x है, हाँ बिल्कुल, x कौन होता है, काटने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो काटने वाले बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 दे रखा है। x1 कितना है हमारे पास, a है, और x2 कितना है हमारे पास, 1 है बटा 2, कैलकुलेशन कर लिया। इसी प्रकार से y, क्या आपके पास काटने वाले बिंदु y कौन होता है, काटने वाले के निर्देशांक क्या है उसके पास, हाँ हमारे पास -3 है। और y1 कितना हमारे पास, y1 b है, और y2 हमारे पास कितना, ये देखो 4, कैलकुलेशन करके हमने b का मान निकाला। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। सवाल बहुत अच्छा है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और मैंने भी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसलिए इसे भूले नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, समझ में नहीं आए तो बार बार से देखो, बिल्कुल आपको सवाल आना चाहिए। यहाँ से देखो या और कहीं से देखो, लेकिन सवाल आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ करके एक। मैंने बताया ना कि पूरा जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो। प्रश्न को आपने पढ़ लिया होगा शायद, और मैं भी पढ़ देता हूं प्रश्न को, ध्यान करना। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आए तब तक लगातार लगे रहो उस प्रश्न को समझने में। क्या, यदि ए व बी क्रमशः, ए व बी क्रमशः का मतलब समझ गए क्या, कि ए पहले आया तो उसका मान भी पहले ही लिखा हुआ है, और बी बाद में आया तो उसका मान भी क्या है, बाद वाला ही है। ठीक है, तो ए व बी क्रमशः कितने कितने, -2 और 2 -4 दे हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P कहां से आ गया बीच में, P कहां है, P है रेखाखंड AB पर है। इसका मतलब AB क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, और बताया हुआ है कि AP का मान भी कितना है, 3/7 AB है। ठीक है, पहले तो हमें ये देखने हैं कि दिया में क्या दिखे, हमें दे रखा है जुड़ने वाले बिंदु, जुड़ने वाले बिंदु। और जुड़ने वाले बिंदु हमेशा कौन से होते हैं, हमेशा बिंदुओं, ऐसा नाम लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, एक तो -2 और दूसरा कितना है, दूसरा है 2 -4, ये जुड़ने वाले हैं। ठीक है, और अब आपको एपी का और भी मान दे रखा है, एपी बराबर कितना दे रखा है, 3/7 एपी, ये दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है ए बी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी पर स्थित, ए बी पर स्थित बिंदु, ए बी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि ऐसा इसमें होगा क्या, ये लो ए बी, ए और ये लो बी। ठीक है, ए के निर्देशांक कितने हैं, -2 और -2, बी के निर्देशांक कितने हैं, 2 और -4, 2 और -4 है। इस ए बी रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, ये लो P। ठीक है, इस P के निर्देशांक हमें पूछे हैं, जिसमें हमें दे रखा है AP का मान, ये AP है ना, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक दे रखा है कितना, 3/7 AB, 3/7 AB। ठीक है, तो जुड़ने वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, जुड़ने वाले बिंदु यहाँ A व B है, उसमें A क्या है, पहला बिंदु है, इसलिए x1 y1, और ये क्या है, x2 y2। ठीक है, यहां तक। P के निर्देशांक ज्ञात करने, P के निर्देशांक हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास या तो क्या हो, या तो हमारे पास इनके अनुपात हो, क्या हो, या तो अनुपात हो। ठीक है, तो ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, अनुपात तो है ही नहीं। तो हमें पहले अनुपात की व्यवस्था करनी है। अनुपात की व्यवस्था करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आप सूत्र में जानते हो ना, मैक्स वाला सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, यानी ये सूत्र आपसे क्या मांगता है, m1 m2 मांगता है, x1 y1 x2 y2 ये सब कुछ मांगता है। ये तो है आपके पास, x1 y1 x2 y2 ये तो है आपके पास, लेकिन क्या नहीं है आपके पास, m1 और m2 नहीं है। पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे ना। तो क्या करेंगे, वो कहां से लेके आए अपन, अनुपात कहां से लेके आए, तो पहले हम अनुपात की व्यवस्था करेंगे। तो अनुपात की व्यवस्था कैसे करेंगे, ध्यान करो, एपी का मान तो ये हो गया, फिर ये कितना बच गया शेष। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे AB में से, इस पूरे AB में से हम क्या घटा देंगे, एपी घटा देंगे। तो किसका मान आ जाएगा, पीबी का मान आ जाएगा। यानी पीबी का मान कैसे निकालेंगे, AB में से हम क्या घटा देंगे, 3/7 AB घटा देंगे, सॉरी AB में से, इस टोटल में से हम क्या घटा देंगे, एपी घटा देंगे। ये लो एपी, AB का तो AB, अब एपी का मान आपके पास है कितना, 3/7 AB है। इसके नीचे क्या है, एक लघुत्तम ले लिए 7, कितने हो गए 7 AB माइनस 7 में 7 का भाग एक बार गए, एक को 3 से किया तो 3 AB आ गया। कितने बच गए 7, 4 सॉरी भाई 7 में से 3 गए 4, तो 4/7 और गुणा में क्या रह गया, हाँ AB, यानी यूं कहें कि 4/7 AB बच गया। क्या, PB, PB का मान कितना, 4/7 AB आ गया। ठीक है, अब हमारे पास AP का मान भी है, PB का मान भी है। ठीक है, अनुपात निकाल लो, अनुपात, अनुपात क्या है आपके पास, AP/PB लगा दो। तो आपके पास AP का मान कितना है, 3/7 AB है, और PB का मान आपके पास 4/7 AB है। अनुपात निकालते तो ऊपर की संख्या तो सेम टू सेम 3/7 AB, नीचे की संख्या भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगी, नीचे की संख्या पलट जाएगी, 4/7 AB हो जाएगा, 4/7 AB हो जाएगा। ये AB किसके साथ रहेगा, 4 के साथ ही रहेगा, समझ रहे ना। AB से, सॉरी पूरा काट दिया गया, ये 4 के 4 AB का, AB से AB कट गया और 7 से 7 कट गया, कौन बच गया, 3/4, अर्थात अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया आपका 3/4। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो देखो आप PB का मान यहां रख लो, 4/7 AB। ठीक है, अब अनुपात यही निकाल लो, देखो 7 से 7 कट जाएगा, AB से AB कट गया, कौन बच गया, 3/4, 3/4। अनुपात का तो ऐसे पता चल ही जाता है, लेकिन लिखित रूप में दिखाना पड़ता है ना। मैं एक बार और तरीका बता देता हूं, देखो इसका मान आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3/7 है, अपन क्या करेंगे, देखो ये 3 है, तो इस 3 में कितना जोड़े ताकि 7 हो जाए, तो 3 में हम 4 जोड़ते हैं तो 7 होते हैं, तो यहाँ 4/7 AB ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कर सकते हो तो ऐसे। अगर ये किसी को अनुपात निकालने में दिक्कत है, अगर किसी को अनुपात निकालने में दिक्कत है तो फिर वो क्या करे, थोड़ा सा ध्यान दे। AP का मान तो आपको दे ही रखा था, PB का मान आपने यहाँ निकाल ही रखा है। तो देखो AP का मान कितना है, 3/7 AB। तो ध्यान करो ये AB 3 के साथ ऐसे ही तो है, ऊपर ही तो है ये, और ये भी क्या है, यहाँ ध्यान करो, भी यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए मैंने लिखा है ऐसा। ठीक है, अब देखो आप ऊपर की संख्या 3AB/7 है कि नहीं, तो ये देखो 3AB/7 है। नीचे की संख्या क्या है, 4AB/7 है, तो ये पलटेगी तो कितनी हो जाएगी, 7/4 AB। AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, 3/4 ही तो बच गया ना, जिसका अनुपात कितना होगा, 3/4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान करें आप, ये A है और ये B है। A के निर्देशांक कितने आपके पास, A के निर्देशांक आपके पास कितने हैं, A के निर्देशांक है आपके पास -2, B के निर्देशांक कितने हैं, 2 -4, इनको मिला दो आप। ठीक है, और P है आपके पास, जो कितने अनुपात आ गया उसका, 3/4 आ गया। ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया, और ये m1 m2 हो गया। अब आपको पता है
विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, अंत विभाजित सूत्र भी बोलते हैं। क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 तथा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे x1 प्लस x2। ऐसा ही तो होता है। मान रख दो। अब क्या आपके पास x का मान है? अरे ये तो ज्ञात करना है ना। m1 का मान कितना है? 3 है। x2 का मान देखो यहां से कितना है? 2 है। प्लस m2 का मान देखो कितना है? 4 है। x1 का मान कितना है? x1 का मान -2 है बट्टे m1 कितना है? 3 प्लस 4 तथा y बराबर m1 बोलो कितना है? 3 है और y2 कितना है? y2 -4 है प्लस m2 कितना है? m2 4 है। y1 कितना है? y1 -2 है बट्टे m1 3 प्लस 4 है। ठीक है, x को यही रहने दें आप। कितने हो गए? 6 और 4 को -2 से क्या? -8 बट्टे में कितने? 7 तथा y बराबर कितने हो गए? -12 -8 बट्टे 7, क्योंकि -4 को 3 से क्या? -12, 4 को -2 से क्या? -8 बट्टे 7। अब देखो x को यही रहने दें। एक प्लस का एक माइनस का समान चिन्ह, बड़े में से छोटा कट जाएगा। 8 में से 6 के कितने बचे? 2 बट्टे में कितने हो गए? 7, -2 बट्टे 7 तथा y यही रहने दो। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे तो -20 बट्टे कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो अब आपको p के निर्देशांक का पता चल गया कितना? -2 बट्टे 7 और -20 बट्टे 7। ठीक है, और यही आपको करना था। P रेखाखंड AB पर स्थित है। किसके निर्देशांक पूछे थे? P के निर्देशांक, जो आपने प्राप्त कर लिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम किसी बिंदु के विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो सूत्र हमसे क्या मांगता है? m1 m2 x1 y1 x2 y2 के मान मांगता है, जो जिनमें से हमारे पास x1 y1 x2 y2 तो थे, पर हमारे पास क्या नहीं है? m1 और m2 नहीं है। पहले हमने उनकी व्यवस्था की। कैसे? AP का मान तो 3/7 AB दे ही रखा है, तो PB का मान कैसे आएगा? इस टोटल में से हम AP का मान घटा देंगे तो ये तो बचेगा 4/7 AB बचेगा ना। अब हम इनको काट लेते हैं। AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, कौन बच गया? इधर तो 3, इधर कौन? 4, तो अनुपात कितना आ गया? 3:4 आ गया, जो मैंने इस तरीके से काटा हुआ है। अब आप इस सूत्र में मान रख ही सकते हैं, क्योंकि इस सूत्र में मान रखने के लिए आपके पास सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि आपके पास x1 y1 x2 y2 तो थे ही, और m1 और m2 नहीं थे, वो हमने निकाल लिया। अब सूत्र में मान रख के कैलकुलेशन कर लिया और सवाल का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं भी आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, बिल्कुल उम्मीद के साथ कि बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बिंदु अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं A क्या है? उसके निर्देशांक है -2 2 और B के निर्देशांक क्या है? 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां देखो, AB रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित किया जा रहा है? 4 भागों में। तो दिया गया रेखाखंड या दिया है क्या? जुड़ने वाले बिंदु, जुड़ने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो A है जिसके निर्देशांक -2 2 है, वह एक B है जिसके निर्देशांक 2 8 है। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है 4 बराबर भागों में, यानी 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। 4 बराबर, यहां विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, बराबर है, बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है,
तो अब हम चार बिंदु ले लेते हैं। ये लो, सॉरी, हम एक रेखाखंड लेंगे पहले तो ए बी, ये ए है और ये बी है। ए के निर्देशांक कितने हैं? -2, 2 हैं। बी के निर्देशांक कितने हैं? 2 और 8 है। ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा जा रहा है? इनको, ये देखो, इनको बांटा जा रहा है 4 बराबर भागों में। बराबर भाग होने चाहिए, भी ध्यान करना इस चीज का। ये देखो 4 भाग हमने बराबर कर दिए, तो पॉइंट कितने आए? 3 आए ना। इनके नाम दे देते हैं क्रम से, ये सी है, ये डी है और ये क्या है? ई है। समझ आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, दिक्कत नहीं है तो अब आप बता सकते हैं क्या? हम जानते हैं कि, अब देखो ये सारे भाग बराबर है, इसलिए मैंने इन सबको एक एक लाइन से काट दिया। इसका मतलब क्या है? सारे भाग बराबर हैं। हम जानते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु, बताइए क्या भी? मध्य बिंदु। इस ए बी का मध्य बिंदु कौन सा हो सकता है बताओ? डी तो होगा ना, क्योंकि डी के इस साइड में भी और इस साइड में की दूरी क्या है? समान है, क्योंकि ये टुकड़े समान हैं, सारे चारों के चारों टुकड़े समान हैं। तो बताओ, इधर 2 टुकड़े, इधर भी 2 टुकड़े, तो मध्य हुआ कि नहीं? है तो हम जानते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ऐसा ही तो होता है। अब ध्यान करो आप, x तो यही रहने दो। अब देखो, ये ए बी है ना, ये जुड़ने वाले हैं और बीच में कौन है? डी है, इसलिए ये तो हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया। तो x1 कौन हो गया? कितना मान है? -2 प्लस x2 कितना मान है? 2 बट्टे में 2 तथा y बराबर y1 कितना यहाँ 2 है प्लस y2 कितना है? 8 है बट्टे में 2। x को यही रहने दो, 2 में से 2 जा रहा तो 0 बटा 2 तथा 8 2 कितने हो गए? 10 बटा 2। x बराबर 0 तथा y बराबर कितने हो गए? 5। तो d के निर्देशांक क्या आ गए? 0 5। d के निर्देशांक कितने आ गए? 0 5। ठीक है, अब देखो d के निर्देशांक हम यहां लिख देते हैं, ये लो 0 और 5। अब मैं भुजा ले रहा हूं, भुजा या रेखाखंड बोल लूं, अच्छा नाम रहेगा, रेखाखंड AD के मध्य बिंदु, ये जो AD है ना, ये AD, इसका मध्य बिंदु क्या है? C है ना। C के निर्देशांक मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दे। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र तो क्या होता है बताओ? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। होता है कि नहीं होता है? चलो, x का x। अब देखो, हम AD रेखाखंड ले रखा हमने, तो पहला बिंदु तो x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया कि नहीं हो गया? आ रही बात समझ में ना? अच्छा, तो फिर बताओ x1 कितना हो गया? -2 प्लस x2 कितना हो गया? 0 बट्टा में 2 तथा y बराबर y1 कितना? 2 y2 5 बट्टे में 2। अब इनको कैलकुलेट कर लो, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 बट्टा 2 ही हो जाएगा तथा y बराबर 7 बट्टे 2 हो गए। फिर से देखो, x बराबर -1 तथा y बराबर 7 बट्टे 2 हो गए। ठीक है, तो C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक कितने हो गए?
बिंदु सी के निर्देशांक सी के निर्देशांक हो गए -1 और 7/2। ठीक है। इसी प्रकार रेखाखंड डी बी लेंगे तो उसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ई तो कहलाएगा। इसी प्रकार रेखाखंड क्या, डी बी। ठीक है, रेखाखंड बीडी बोल दूं, बीडी के मध्य बिंदु क्या है, ई के निर्देशांक। ठीक है, तो आपको पता है x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2 तथा y बराबर y1 + y2/2 होता है कि नहीं होता है। अब मान रख दो आप, x तो काटने वाले के निर्देशांक होते हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ b और d में से वैसे तो पहले ये आता है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 कितना लिख दूं मैं, 2 लिख दूं। वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में, तो 2 प्लस x2 कितना है 0 और बट्टे में कितना लिख दूं 2। भी पहले पॉइंट रख दो, कहने का अर्थ ये हो गया। y बराबर y1 + y2/2, इसका मतलब है कि दोनों पॉइंटों, इन दोनों बिंदुओं के दूसरे बिंदु रख दो। ये 2 8 और ये 5, कितने हो गए 8 + 5 बट्टे कितने 2। ठीक है, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। एक स्टेप और लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका x बराबर 2/2 तथा y बराबर 13/2। यहां लिख दूं अब मैं, यानी बिंदु सी के निर्देशांक, सी नहीं है ये, ई है ना, ई के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ई के निर्देशांक हमारे पास x का मान देखो, 2 में 2 का भाग देंगे एक ही तो आएगा, और y का मान कितना आ गया 13/2, तो इसे सेम टू सेम रख देते हैं 13/2। ये ई के निर्देशांक आ गए। इस प्रकार से आपने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। देखो डी के निर्देशांक ये होगी, और हमारे पास डी के बाद कौन सी बिंदु, सी के निर्देशांक ये आ गए, और ई के निर्देशांक आपके ये आ गए। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल पूर्णतया समझ में आ गया होगा। और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों है, क्योंकि इस सवाल में 2 प्रकार के सूत्र काम में लेने पड़ेंगे हमें, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपकी 2 तरह की जांच हो जाती है। ध्यान करें, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा चतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज, जिसके शीर्ष आपको एक ही क्रम में दे रखे हैं, यानी आपको समचतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको, दिया गया है समचतुर्भुज का चतुर्भुज के शीर्ष, समचतुर्भुज के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं आपको, 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1, ये दे रखे। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों दिक्कत ये आती है कि अब सवाल कहां से शुरू करें। जो पहले आपके एक प्रश्नावली लगती थी निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन इस बार उस प्रश्नावली को हटा दिया गया है, इसलिए हम वो नहीं बता सकते। तो फिर क्या करें, क्या नहीं करें। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब ये हो गया कि हम समचतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात करेंगे।
क्या करेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात करेंगे और इस सूत्र में मान रख लेंगे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें करना क्या है, हमें इसके विकर्ण निकालने हैं। इसके नाम क्या क्या दे रखे हैं, इसके नाम कुछ भी नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ पर रख देते हैं PQRS रख दिया। क्रम से दे रखा है, तो क्रम से पहला कितना है 3 0, दूसरा कितना है 4 5, तीसरा कितना है -1 4 है, और चौथा कितना है -2 -1 है कि नहीं। ये समचतुर्भुज के क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं। अब हम इनके विकर्ण निकालेंगे, और वो क्यों निकालेंगे, किसने कहा, हमें पता है कि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, इसलिए हमें विकर्ण निकालने हैं। तो विकर्ण कौन सी निकाले, पहले ये निकालने, क्या विकर्ण PR, विकर्ण PR के लिए यहां ये जो काम किया जा रहा है वो विकर्ण PR के लिए किया जा रहा है। P ये लिख दो और ये R रख दिया आपने, ये लो P के निर्देशांक कितने 3 0 और R के निर्देशांक कितने हैं -1 4, -1 4 है, -1 4 है। ठीक है, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, यानी ये भुजा निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो आपको याद होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र याद है, दूरी सूत्र D बराबर क्या होता है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भूल गए क्या, नहीं भूले। PR हम विकर्ण PR निकाले, यानी दूरी PR निकाले, इसलिए PR रख देंगे, रूट का रूट रख देंगे। x2 यानी सूत्र में जैसे करा वैसे कर लो, ये कोष्टक x2 यहाँ कितना है -1, सूत्र वाला माइनस लगा दो, x1 कितना है, x1 3 है का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 कितना है 4 है, माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। PR बराबर ये भी माइनस इसलिए जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस के कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर और 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर। PR बराबर माइनस प्लस हो गया और 4 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए 16, अर्थात -4 का वर्ग 16 हो गया और प्लस 4 का वर्ग भी कितना हो गया 16 हो गया। तो PR बराबर √32 कितने हो गए √32, यानी 32 का वर्गमूल ले लेंगे। 32 का वर्गमूल तो बहुत आसान है, पर मैं यहाँ आपको गुणनखंड विधि से बताऊं तो ऐसे करेंगे। ये देखो इनका एक ग्रुप बन गया, इनका एक ले लो, इनका कोई ग्रुप नहीं बना इसलिए रूट का चिन्ह लगा दो। कितने आ गए 4√2 आ गए, कितने आ गए 4√2 आ गए। ठीक है 4√2, तो PR का मान कितना आ गया, PR बराबर 4√2 इकाई आ गया, 4√2 इकाई आ गया। क्या आपको दिखाई दिया, ये PR कितना आ गया 4√2 आ गया। अब हम दूसरा विकर्ण एक और रह गया ना, विकर्ण इस PR की बजाय अब रह गया QS, विकर्ण QS के लिए काम करेंगे, QS के लिए काम करेंगे। ये लो Q, ये लो S। Q के निर्देशांक बोलो कितने हैं 4 5 4 5 और S के निर्देशांक कितने हैं -2 -1 है। तो पहला बिंदु है इसलिए x1 y1 कह दो, दूसरा बिंदु है x2 y2 कह दो। अब आप दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र D बराबर क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। कौन सी दूरी निकाल रहे हैं आप QS, ये लो भी QS बराबर रूट का रूट, x2 बोलो कितना है -2
फिर ये माइनस का सूत्र वाला x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 सूत्र वाला माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ये लो QS बराबर सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये चिन्ह सेम है लेकिन जोड़ना है हमें, तो आपको पता है जब चिन्ह समान हो तो संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है। ये देखो QS कितना आ गया, -6 को -6 से किया तो प्लस के 36 हो गए, -6 को -6 से किया तो प्लस के 36 आ गए। QS बराबर कितने हो गए √72 और √72 का वर्गमूल लेंगे तो √72 का वर्गमूल हो जाता है 6√2 इकाई। ये हमारे पास दोनों विकर्ण आ गए। दोनों विकर्ण आ गए तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ये लो 1/2, पहला विकर्ण कितना है 4√2 आया हुआ है, दूसरा कितना आया हुआ है 6√2 आया हुआ है। अब देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो कौन बचा 2√2 इंटू 6√2, ये सब गुणा में तो है, अर्थात आप इस तरह से लिख सकते हो 2 इंटू √2 इंटू 6 इंटू √2 लिख सकते हो ना। तो देखो 2 को 6 से किया तो 12 हो गई, इंटू √2 को √2 से किया तो रूट हट जाएगा, 2 ही तो बचेगा, फिर 12 को 2 से किया तो कितने हो गए 24, और आगे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है इसलिए हम लिख देते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अतः समचतुर्भुज ABCD है PQRS है, PQRS का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है और शायद मुझे लगता है कि पूरी प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। मैं आप इस सवाल को दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार में ये समझ में आ गया है, तो इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर ले अथवा दोबारा से देख ले, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी उम्मीद के साथ, तब तक सबको ढेर सारा नमस्कार।